निठारी एक छोटा सा गांव था जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग ज्यादातर खेतीबाड़ी करके ही अपना जीवन चलाते थे। गांव में कोई अच्छा स्कूल कॉलेज नहीं था, इसलिए आगे की पढ़ाई करने के लिए गांव के ज्यादातर लड़के शहर चले जाया करते थे। एक दिन, देखो सपना, अगले महीने मैं अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जा रहा हूँ। शहर जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? याद है ना, बचपन में ही हमारी शादी हमारे माँ बापू ने तय कर दी थी। तब से मैंने तुम्हें ही अपना पति समझा है। हाँ हाँ, याद है। ये भी कोई भूलने की बात है? मैं शहर जा रहा हूँ और बहुत जल्द वहाँ से बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा। ठीक है समीर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इधर सपना समीर के लौटने का इंतजार कर रही थी और उधर समीर शहर जाने के बाद गांव और खासकर सपना को तो बिल्कुल ही भूल गया था। 3 साल बाद जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटता है तो सपना पल के बिछाए उसका इंतजार कर रही होती है। समीर, तुम आ गए। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। शहर जाकर क्या एक बार भी मेरी याद नहीं आई तुम्हें? देखो सपना, अभी तो मैं लौटा हूँ, सफर की थकान भी बहुत है। अभी तुम अपने घर जाओ, हम बाद में बातें करते हैं। समीर का जवाब सुनकर सपना हैरान रह गई थी। सपना अब रोज समीर से मिलने जाती, लेकिन समीर कुछ न कुछ बहाना बनाकर उससे मिलने से इनकार कर देता। एक दिन, मैं देख रही हूँ समीर, जब से तुम शहर से लौटे हो ना, बिल्कुल बदल गए हो। मैंने एक एक दिन तुम्हारे बिना कैसे बिताया ये मैं ही जानती हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें शहर में कोई और मिल गया है? अरे सपना, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? इतनी बार तुम्हें टालने की कोशिश की, लेकिन तुम तो जोंक की तरह मुझसे चिपक ही गई हो। ना मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ना बात करना चाहता हूँ। बहुत जल्द मीना से मेरी शादी होने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता समीर, तुम भूल गए हम दोनों की शादी तो बचपन में ही तय कर दी गई थी। अरे बचपन में मैं नहीं जानता था ना कि तुम बड़ी होकर ऐसी दिखोगी। तुम्हारी जैसी बदसूरत लड़की के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। ऐसा क्या है तुम में जो मैं मीना को छोड़कर तुमसे शादी कर लूं? क्या कहा तुमने? मैं सुंदर नहीं हूँ? हाँ, बिल्कुल सही सुना। ना तुम्हारे अंदर शक्ल है ना अक्ल। आज के बाद मुझसे मिलने मत आना। समीर की बात सुनकर सपना को बड़ा जोर का धक्का लगता है और वो रोते हुए अपने घर की ओर चली जाती है। उसी रात समीर हमेशा के लिए शहर चला जाता है और इधर सपना अपने कमरे में रोते रोते बेहोश हो जाती है। बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई सपना को पता ही नहीं चलता कि कब मंदिर में जल रहे दीपक से घर में आग पकड़ लेती है और देखते ही देखते वो आग पूरे घर में फैल जाती है। जब तक गांव के लोग सपना के घर की आग को बुझाते हैं, सपना इस आग में जलकर मर जाती है। हे राम, ये क्या अनहोनी हो गई। मेरी फूल सी बच्ची अब कभी लौट कर नहीं आएगी। अरे चाची, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं यहीं तो हूँ। सपना बारी बारी से गांव के सभी लोगों को छूने और बात करने की कोशिश करती है और कुछ ही देर में उसे समझ में आ जाता है कि वो अब मरकर एक चुड़ैल बन चुकी है जिसे कोई भी नहीं देख सकता। कुछ दिन बाद गांव में रहने वाला विजय अंधेरा होने के बाद अपनी दुकान बंद करके अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी उसे झाड़ियों के पीछे कुछ आहट सुनाई देती है। अरे, ये कैसी आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है झाड़ियों के पीछे से छुपकर कोई मुझे देख रहा है। विजय गांव का निडर लड़का था, इसलिए वो तुरंत झाड़ी के पास पहुंच जाता है और तेज आवाज में कहता है, कौन है यहाँ? अरे हिम्मत है तो सामने आओ। विजय के इतना कहते ही भयानक शक्ल वाली चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। इतना भयानक चेहरा अपनी आंखों के सामने देखकर एक पल के लिए तो विजय की आंखों के सामने तितलियां नाचने लगती हैं। क्या मैं सुंदर हूँ? क्या? मैंने कहा क्या मैं सुंदर हूँ? अरे, तुम तो ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा सुंदर हो। अब मुझे जाने दो। मेरा ये जला हुआ चेहरा तुझे सुंदर दिखाई देता है? झूठ बोलता है मुझसे। ठीक है, तुझे भी अपनी तरह सुंदर बना देती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल विजय की तरफ फूंक मारती है और उसी के साथ विजय के चेहरे पर बड़े बड़े छाले निकल आते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गरम गरम खौलता हुआ तेल उसके चेहरे पर डाल दिया था। कुछ ही देर में वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। अगले दिन सुबह हरिया अपने खेतों की तरफ जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में विजय पड़ा हुआ नजर आता है। विजय का चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। बीच रास्ते में एक नौजवान को सड़क पर इस तरह पड़ा देख हरिया पूरे गांव में शोर मचा देता है। कुछ ही देर में गांव वाले वहां जमा हो गए थे। कल रात से विमला ताई का लड़का विजय घर नहीं लौटा, कहीं ये विजय तो नहीं है? अरे लेकिन वो विजय तो बड़ा सीधा साधा लड़का है, उसके साथ ऐसा कौन करेगा? बड़ी बेदर्दी से मारा है बेचारे को, मुझसे तो देखा भी नहीं। अरे अब बातें बनाने से कुछ ना होगा, पता तो करना होगा ना। थोड़ी ही देर में विमला काकी वहां पहुंच जाती हैं और जमीन पर गिरे हुए लड़के को पहचानने के बाद जोर जोर से रोने लगती है। गांव में कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ऐसे अचानक विजय को किसने और क्यों मारा।
इस घटना को अभी कुछ ही दिन बीते होंगे कि एक दिन सुधा भैंसों को चराने के बाद घर लौट रही थी। अचानक उसे समझ में आता है कि उसकी एक भैंस कम है। सुधा अपने भैंसों को ढूंढने के लिए तालाब की ओर निकल जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि भैंस तो आराम से तालाब के किनारे बैठी घास चर रही है। सुधा भैंस को लेकर लौट रही थी, तभी रास्ते में अंधेरा हो जाता है। सुधा अपनी भैंस को हाँकते हुए तेजी से गांव की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उसे अपने पीछे से किसी औरत के जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। पता नहीं ये किसके चीखने की आवाज आ रही है, कहीं कोई औरत मुसीबत में तो नहीं। ऐसा सोचकर सुधा आवाज की दिशा में जाने लगती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक लड़की अपना चेहरा छुपाकर जोर जोर से रोते हुए दिखाई देती है। ए लड़की, कौन हो तुम? यहाँ इतनी सुनसान जगह पर अकेले में क्या कर रही हो? गांव चलना है तो मेरे साथ चलो, मैं छोड़ देती हूँ। सुधा के कहने पर भी वो लड़की लगातार रोती रहती है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन पहले ये बताओ, क्या मैं सुंदर हूँ? अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हें कोई मदद की जरूरत है तो बताओ, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुम सुंदर हो कि नहीं। मैंने पूछा क्या मैं सुंदर हूँ? नास पीटी कोई सिरफिरी लगती है। बिना बात मैं भी इसके चक्कर में पड़ गई। अरे अंधेरा हुआ जा रहा है, मेरी भैंस भी आगे निकल गई होंगी। तू रोती रहे यहाँ पड़ी हुई, मैं तो चली। मैंने पूछा ना क्या मैं सुंदर हूँ? और इतना कहते ही वो लड़की अपना मुंह ऊपर की तरफ कर लेती है, जिसे देखकर सुधा की जोरदार चीख निकल जाती है। उस लड़की का चेहरा देखने के बाद सुधा उल्टे पांव वहां से भागने लगती है। हे भगवान, ये तो कोई चुड़ैल भूतनी है। मैं भी मंद बुद्धि यहाँ अंधेरे में चुड़ैल की मदद करने चली आई। अब तो बस भगवान ही मेरी रक्षा कर सकता है। सुधा भी थोड़ी दूरी पहुंची थी कि उसे सामने एक बार फिर वही चुड़ैल खड़ी हुई नजर आती है। मैंने पूछा ना तुमसे क्या मैं सुंदर हूँ? देख ले, तेरी शक्ल देखकर चीख निकल गई मेरी। खुद सोच ले कि तू सुंदर है कि नहीं। सुधा के इतना कहते ही चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। अपने चेहरे पर बड़ा घमंड है न तुझे, बहुत सुंदर है तू। इतना कहकर चुड़ैल एक जोरदार फूंक मारती है और सुधा का चेहरा बुरी तरह झुलस जाता है और सुधा चीखते हुए जमीन पर गिरती है और कुछ ही देर में तड़पते हुए उसका भी दम निकल जाता है। पहले विजय, उसके बाद सुधा और फिर उसके बाद गांव में एक के बाद एक मौतें होने लगती हैं और हर बार गांव वालों को मरने वाली का चेहरा जला हुआ ही मिलता है। भाइयों, मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी भी मौतें हो रही हैं ना, उसके पीछे कुछ और ही चक्कर है। पुराने मंदिर वाले पुजारी जी के पास चलते हैं, अब वही इस समस्या का हल बताएंगे। हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। सभी गांव वाले मिलकर पुजारी जी के पास जाते हैं। तुम्हारे गांव में कुछ दिन पहले क्या किसी लड़की की जलकर मौत हुई थी? हाँ हाँ पुजारी जी, गांव में रहने वाली सपना की कुछ दिन पहले ही जलकर मौत हो गई थी और उसके बाद से ही गांव में ये मौतों का सिलसिला चल रहा है। गांव में हो रही मौतों के पीछे कोई और नहीं बल्कि वो सपना ही है। जरूर उसकी कोई अतृप्त इच्छा रह गई है जिसके कारण वो गांव के लोगों को सता रही है। पुजारी की बात सुनकर सपना की चाची जोर जोर से रोने लगती है। सत्यानाश हो जाए उस समीर का, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। पहले तो नासपीटे ने मेरी बच्ची को शादी के सपने दिखाए और जब सपना ने उससे शादी के लिए पूछा तो उसके रंग रूप का मजाक उड़ाकर वो शहर भाग गया। मेरी बच्ची ये सदमा सह नहीं पाई और उसी रात गलती से हमारे घर में आग लग गई। सपना रोते रोते बेहोश हो चुकी थी, इसलिए आग लगने पर भी वो भागी नहीं और मेरी बिन माँ बाप की बच्ची उस आग में जलकर मर गई। देखो रमा, एक तुम ही हो जो सपना को रोक सकती हो। उसे यकीन दिलाओ कि उसमें कोई कमी नहीं थी, वरना वो ऐसे ही गांव वालों को मारती रहेगी। पुजारी के समझाने पर रमा समीर के घर जाती है जहाँ पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। मुझे पता है सपना, तू यहीं पर है। तेरी चाची तुझे बुला रही है, मेरे सामने आ मेरी बेटी। रमा के बार बार बुलाने पर सपना उसके सामने प्रकट हो जाती है। सपना एक भयानक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी, जिसे देखकर एक पल को तो रमा भी घबरा जाती है। सपना मेरी बच्ची, तूने ऐसा कैसे सोच लिया कि तू सुंदर नहीं है? सुंदरता तो देखने वाले की नजरों में होती है। वो समीर धोखेबाज था, तेरे लायक ही नहीं था वो, इसीलिए जाते जाते अपना दोष तेरे ऊपर मढ़ गया। तू तो लाखों में एक है, एक बार मेरी नजर से देख। चाची की बात सुनकर सपना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने असली रूप में आकर रोते हुए हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद गांव में लोगों की मौतों का सिलसिला भी रुक जाता है।